हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आज का टॉपिक है क्लास 7 एनसीईआरटी 7वां चैप्टर गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियाँ मिलके गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। तो यहाँ पे देखिए हिमालय है और हिमालय पर्वत की उत्पत्ति उसके दक्षिण प्राचीन शिलाओं से निर्मित प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में दोनों उच्च स्थलों से निकलने वाली नदियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र आदि द्वारा जमा की गई जलोढ़ मिट्टी के द्वारा होता है। यह मैदान क्या है कि धनुषाकार है, देखिए, और यह 3200 किलोमीटर तक लंबाई में फैली है। इसका निर्माण हिमालय पर्वतमाला के निर्माण से 6 से 8 करोड़ साल बाद हुआ था और ये हिमालय और प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियां अपने द्वारा जो अवसाद लाती है, गाद लाती है, उसके द्वारा निर्मित होता है। इन मैदानों में जो होता है जलोढ़ की औसत गहराई 1 से 2000 मीटर होती है। मतलब ये जो मैदान बन जाता है इसकी गहराई 1 से 2000 मीटर होती है। उत्तरी भारत का जो मैदान है गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। यह मैदान 3200 किलोमीटर है और चौड़ाई 150 से 3000 किलोमीटर है। और जलोढ़ नीचे की अगर गहराई की बात करें तो 1000 से 2000 मीटर है। उत्तर से दक्षिण की ओर अगर हम लोग जाते हैं तो इस मैदान को 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है भाभर, तराई और जलोढ़। जलोढ़ मैदान को 2 भाग में हम लोग बांटेंगे, खादर और बांगर। खादर और भाबर फिर जो है शिवालिक गिरिपाद के समांतर फैली हुई है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता कि हिमालय पर्वत जो है श्रेणियों से बाहर निकलकर बड़े बड़े गोलास्म चट्टान से मिलकर इस मैदान में फैल जाती है। तराई दक्षिण में जो मैदान है जो पुराने और नए जलोढ़ मिट्टी से बना बांगर या खादर कहलाता है। तराई जलोढ़ में जलोढ़ का मैदान है, गंगा का मैदान। ये नदी का जो है यहां पे जो उसके बाद जो नदी अपदरण और निक्षेपण क्रिया द्वारा बालू, रोधिका, विसर्प, चाप झील, गोखुर झील, जैसे मैदानी क्षेत्र में चाप झील और पर्वतीय चाप झील का निर्माण होता है, गोखुर झील का निर्माण होता है। इसकी अगर सहायक नदियों की हम लोग बात करें तो घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी है। उपोष्ण में ये 10 से 30 डिग्री नॉर्थ तक फैली हुई है। पर्वतीय क्षेत्र में ये जनसंख्या जो है बहुत कम हो जाती है। जैसे उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व मात्र 189 है। हरियाणा और दिल्ली राज्य सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। हरियाणा और दिल्ली सिंधु और गंगा नदी के बीच जल विभाजक का काम करती है। यहां से जो यमुना नदी आती है, यमुना, गंगा, सरस्वती कहां पे मिलाप होता है? प्रयागराज में। फिर ये नदी बहते हुए बे ऑफ बंगाल में चले जाती है। तो यहां पे जो मैदान निर्माण होता है गंगा का मैदान, पूर्ववर्ती मैदान, तो यहां पर गेहूं, मक्का, ज्वार, चना, बाजरा, सांगवान, सखुआ, पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और यूके और सिक्किम में, सिक्किम वाला एरिया और उत्तराखंड वाला एरिया में चीड़, देवदार, फर आदि पाए जाते हैं। रोहू, कतला मछली यहां पे डेल्टा की, यहां पे बेसिन की बहुत मछलियां पाई जाती है। रोहू, कतला जो यहां की विशेष विशेषता। और हिल्सा जो है यहां बांग्लादेश में अधिकतर पाई जाती है। ऐसे बिहार में भी हिल्सा पाई जाती है लेकिन बांग्लादेश में अधिकतर पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का एक महत्वपूर्ण है, यहां का जो डेल्टा बनती है तो उसमें डॉल्फिन पाए जाते हैं, जिसको सुसु कहते हैं या फिर अंधा डॉल्फिन कहा जाता है, ब्लाइंड डॉल्फिन। अगर हम लोग गंगा नदी का सफाई का बात करें तो देख रहे हैं ना आप, आजकल सफाई अभियान पूरा चल रहा है, स्वच्छ भारत अभियान इसी के चलते चला था।
तो 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान चला है और इसी के परपक्ष में फिर नमामि गंगे प्रोजेक्ट चला है, जो प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, पटना, कोलकाता, सब गंगा के किनारे जितने भी बड़े बड़े शहर हैं जिसकी आबादी 10 लाख से अधिक है, उसको सफाई अभियान में साफ सुथरा करने के लिए चलाया गया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं ब्रह्मपुत्र बेसिन। ये ब्रह्मपुत्र बेसिन कहां पे है? तो ब्रह्मपुत्र नदी 2900 किलोमीटर टोटल इसकी लंबाई है और ये तिब्बत के पुरंग जिले से, तिब्बत का जो पुरंग जिला है वहां से निकलकर मानसरोवर झील के निकट होता है। तिब्बत में इसको सांगपो बोला जाता है। यहां पर यह अरुणाचल प्रदेश में यू टर्न लेते हुए लगभग यहां पर इंटर करती है और आसाम घाटी से बहते हुए ब्रह्मपुत्र नदी फिर बांग्लादेश में प्रवेश करने पर इसको जमुना कहा जाता है। और गंगा जब बांग्लादेश में प्रवेश करेगी तो उसको पद्मा कहा जाएगा। गंगा जब ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में प्रवेश करती है पद्मा, और ब्रह्मपुत्र जब यहां पे प्रवेश करेगी तो जमुना। और पद्मा से संगम के बाद इसकी संयुक्त धारा को मेघना। जब पद्मा से संगम हो जाएगा तो इसको मेघना होता है। 3 दोस्त है, पद्मा, मेघना, यमुना, सब दोस्ती कर रहा है, एक दूसरे से मिल रहा है। फिर इसके बाद जो है यहां पर बांग्लादेश में सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है, जो कि बंगाल को भी छूता है। और ये अधिकतर, हालांकि ये सुंदरवन डेल्टा बांग्लादेश में ही है। हम लोग अगर ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो तिब्बत में इसको सांगपो और अरुणाचल प्रदेश में डी और असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। अगर आप लोगों को पूछे कि ब्रह्मपुत्र कहां पे बोला जाता है तो असम में, ठीक है। यहां पे ये हो गया। उसके बाद है इसका जो सहायक नदी है सुवनश्री, तीस्ता, लोहित, बराक आदि ब्रह्मपुत्र नदियां की उपनदियां हैं और डिब्रूगढ़, तेजपुर और गुवाहाटी से बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी की औसत गहराई 38 मीटर 124 फीट और अधिकतम गहराई 120 मीटर है। प्रायद्वीपीय नदियों का नाम क्या होता है कि प्रायः स्त्रीलिंग नाम ही होता है, लेकिन ब्रह्मपुत्र एक ऐसा नदी है जिसका नाम पुल्लिंग में है। ब्रह्मा का पुत्र ब्रह्मपुत्र। यहां से आप लोगों ने नदी घाटी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन देखा, जो कि काफी उपजाऊ बेसिन है। अधिकतर बिहार, कानपुर, यूपी, हल्का सा मध्य प्रदेश, चंबल वाले क्षेत्र में, फिर आप इधर जाएंगे नॉर्थ ईस्ट में तो आसाम में, अरुणाचल प्रदेश में, फिर यहाँ पे बांग्लादेश में इसका जो बेसिन फैला हुआ है आपने यहाँ पे देखा। इसी हिसाब से आप लोग यहाँ पे पता कर सकते हैं कि यहाँ का जो मिट्टी है काफी उपजाऊ होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है, जिसके चलते यहाँ ज्वार, मक्का, चना, बाजरा काफी खेती होती है। और यहाँ पे विभिन्न प्रकार के डेल्टा का निर्माण के चलते मछली उत्पादन भी बहुत सारा होता है और फसल का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। और यहां पे आपने देखा कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। अगर आपको पूछा जाएगा कि क्या कर्क रेखा गंगा नदी को छूती है तो आप लोग क्या बोलिएगा कि हां छूती है। गंगा की जो सहायक नदियां हैं कर्क रेखा से होकर गुजरती है। बांग्लादेश को कर्क रेखा छू रही है। सुंदरवन डेल्टा के बीचों बीच यहां पे निकल रही है कर्क रेखा। इसके बाद है कि विभिन्न शहर प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, पटना, कोलकाता, इसके किनारे जो बसे हुए हैं, नदियों के किनारे हमारी सभ्यता रही है कि हमारी सभ्यता संस्कृति का विकास नदियों के किनारे हुआ है। तो जहां पे आप लोग जनसंख्या देखिएगा प्रयागराज, वाराणसी, पटना, कोलकाता 10 लाख से अधिक है। क्यों?
क्योंकि वहाँ पे इनको नदी किनारे बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है, फसल हो रही है, उद्योग कारखाने लग रहे हैं, जिसके चलते ये गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन काफ़ी डाइवर्स है। यहाँ पे अधिकतर जनसंख्या निवास करती है। पहाड़ों के तरफ जनसंख्या क्या होता है कि थोड़ी कम होती है, लेकिन इस क्षेत्र में जहाँ पे इस तरह का बेसिन, मिट्टी, जलवायु, फसल, तो वहाँ पे जो जनसंख्या होता है तो काफ़ी मात्रा में रिच डेंस जनसंख्या होता है, जिसका घनत्व भी ज़्यादा होता है। जैसे बिहार का अगर हम लोग घनत्व की बात करें तो 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगर हम लोग फिर यूपी की बात करें तो वहाँ भी जनसंख्या घनत्व अधिक है। हम लोग गंगा नदी का जो सहायक नदी है, घाघरा, सोन बिहार में है, चंबल मध्य प्रदेश में है, गंडक कोसी बिहार में है, ये सभी नदियां मिलके एक बहुत बड़े बेसिन का निर्माण करती है जो गंगा की सहायक नदियां हैं। आप लोग ये बता सकते हैं कि झारखंड में गंगा की सहायक नदियां कौन है? और ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट झारखंड में कहां पे बनाया जा रहा है? तो साहेबगंज में, वहां पे नमामि गंगे प्रोजेक्ट हो रहा है। इसी तरह ये 7 NCERT में मैंने गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में आज चर्चा किया। आप भी थोड़े से इसको गूगल या बुक से, रेफरेंस बुक से, NCERT से, या फिर कोई एक अच्छी स्टैंडर्ड बुक से देख सकते हैं। थैंक यू।